ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं आलोक धनवा से। ठीक है, आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ है? तो धनवा जी का जन्म जो है सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ है। कब हुआ है? तो सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो पहली कविता क्या है? जनता का आदमी। हाँ, अभी इसको कैसे याद रखेंगे ये भी आवश्यक है ना? तो देख लीजिएगा, जब ये आलोक जी जो हैं 48 साल के हो गए, है ना, तो इनके पास बहुत धन हो गया था। जब जब ये 48 साल के हुए तो इनके पास बहुत धन हो गया था, ऐसे हम स्मरण कर सकते हैं। आलोक धनवा जी जब 48 साल के हुए तो इनके पास बहुत धन हो गया था, है ना। और ये जब इनके पास धन हो गया तो ये क्या खरीदने लगे? धन हुआ तो इनके ये मूंगा होता है ना, मूंगा, तो मूंगा रत्न खरीदने लगे। आलोक धनवा जब 48 साल के हुए तो इनके पास बहुत धन हो गया और ये क्या करने लगे? मूंगा खरीदने लगे, अर्थात कि मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो पहली कविता जनता का आदमी। क्यों? क्योंकि भाई ये आलोक धनवा है, इनके पास ये धनी व्यक्ति है, इनके पास बहुत धन है, तो इन्हें जनता का आदमी बना दिया जाता है, अर्थात कि इनके पास इन्हें लोग जनता का आदमी मान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 1972 में प्रकाशित, उसके बाद ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1972 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र संग्रह है। ये दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धनवा की बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो ये समझ लीजिए कि इसी रचना से इनकी जो है ख्याति हुई है। दुनिया रोज बनती है इनकी जो रचना है, क्योंकि देखिए ये धनी व्यक्ति है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आलोक धनवा बहुत धनी व्यक्ति हैं, तो इन्हें जनता का आदमी लोग बना देते हैं। और जब जनता की आदमी बन जाते हैं तो भागी हुई लड़कियां इनके पास आती हैं, और वो लड़कियां कौन होती हैं? तो ब्रूनो की बेटियां होती हैं। कौन होती है? ब्रूनो की बेटियां होती हैं। और जो है वो जो ब्रूनो की बेटियां होती हैं उनको लेकर के जो आलोक धनवा जी है दुनिया रोज बनती है, कहते हैं कि दुनिया रोज बनती है, आप लोग धैर्य रखिए, तो दुनिया रोज बनती है। ये ध्यान रखिएगा कि आलोक धनवा जी जो है वो जनता के आदमी है, और उनके पास भागी हुई लड़कियां आती हैं जो ब्रूनो की बेटियां होती हैं। ये रचनाएं मैं याद करा रही हूँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्रूनो की बेटियां होती हैं। उन सभी से आलोक धनवा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, दुनिया रोज बनती है, तुम लोग चिंता मत करो, दुनिया रोज बनती है। ये दुनिया रोज जो बनती है ना, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। शायद इन्हीं इसी कृति के वजह से आलोक धनवा को पूरे साहित्य में जो है अपना एक स्थान मिला है, नहीं तो नहीं मिल पाता। ठीक है, और किस किस सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं? तो राहुल सम्मान, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख सम्मान में देखते हैं तो ये वैसे भी बिहार के व्यक्ति हैं, है ना, तो इन्हें राहुल सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला है, और पहल सम्मान मिला है। ठीक है, पुनः एक बार सम्मान देख लीजिएगा, इन्हें राहुल सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला है, और पहल सम्मान मिला है ना। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखिएगा ये पंक्ति क्या है। तो पंक्ति को देखते हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो ये इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर, लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये धनी व्यक्ति है, तो ये कहते हैं कि जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, अर्थात कि नदियां जो है वो आकर के समुद्र से मिल जाती हैं, वहां मेरा क्या है, तो वो बोलते हैं कि वहां मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो मैं नहीं जानता अर्थात कि मैं संसार में हूँ और संसार के लोगों के साथ रहता हूँ, है ना। तो यहाँ उनके भाव को स्पष्ट हम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आलोक धनवा जी को।
देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि आलोक धनवा जी जो है 48 साल के व्यक्ति हैं और धनी व्यक्ति हैं, तो उन्हीं की विशेषता को मैं बताने के बाद जो है उनकी रचना को लेके चलूंगा। आप सभी लोग बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। और ये पूर्णतः मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, तो इसमें जहां भी संधि होगी, समास होगी, वो सब मैं आपको स्पष्ट करती चलूंगी। आप लोग पीडीएफ खोल लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आप लोग देख भी सकते हैं, पूरा स्पष्टीकरण स्पष्ट हो जाएगा। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी-चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। जो 7वें-8वें दशक में आलोक धनवा जी थे, उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी-चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्या के रूप में भागीदारी की है। तो ये मैंने आपको आलोक धनवा जी की विशेषता को स्पष्ट करते हुए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग। आलोक धनवा जी जो है बहुत अमीर आदमी है, बहुत इनके पास धन है, 48 साल के व्यक्ति हैं और ये पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। तो ये पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है पतंग है। तो आलोक धनवा जी जो है वो बहुत धनी व्यक्ति हैं, 48 साल के व्यक्ति हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है और तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? ये प्रश्न है, क्या आप भी उनके साथ हैं? तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं कविता की तरफ। पतंग, मैंने कहा ना 48 साल के जो है, कौन है? तो 48 साल के हैं हमारे आलोक धनवा जी, है ना। आलोक धनवा जी बहुत धनी व्यक्ति हैं, वो 48 साल के हैं। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो कहते हैं कि दुनिया रोज बनती है, इसीलिए वो बैठ करके पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि आलोक धनवा जी धनी व्यक्ति हैं, इसीलिए वो पतंग उड़ा रहे हैं बैठ करके, उनको कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम अपने प्रकरण की तरफ चलते हैं। तो पतंग देखते हैं। पतंग उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, पतंग।
सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सबेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो इस प्रकार जो है हमने इस कविता के एक भाव को हमने देखा। चलिए आगे हम देखते हैं, इस कविता के स्पष्टीकरण को करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है। देखिए इसमें जो है प्रस्तुत जो काव्यांश है, इसके पहले इतने के भाव को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो प्रस्तुत काव्यांश है यह जो है पतंग नामक कविता से जो है लिया गया है, जिसमें आलोक धनवा जी जो है इन्होंने बच्चों के बालमन उमंगों की वार्ता करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जब हमारा मन जो है बालमन का होता है तो उसमें कितनी इच्छाएं होती हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं। जी करता है कि हम अपने जीवन को सबसे रंग बिरंगी दुनिया में ले जाएं, है ना। तो उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है। और ये ध्यान रखिएगा, जो ये पतंग कविता है यह जो है किसमें संकलित है, तो यह काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है ना। मैंने आपको बताया ना, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह में जो है ये पतंग जो है ये संकलित है। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का वर्णन किया है ना। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सबेरा हुआ, है ना। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का मनोहरम दृश्य दिखाई देने लगा है। आलोक जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है अब वह समाप्त हो चुकी है। भादो का महीना जिसमें काली घटाएं छाई रहती हैं, है ना। भादो ऐसा महीना होता है जिसमें बोलते हैं ना कि भादो का महीना जो होता है बहुत अंधेरा होता है। ये गाना भी बना है कि भादो, है ना, सावन, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो उसमें गाया जाता है कि सावन पड़े फुहरवाना, सखी भादो बहुत अंधेरवाना। तो भादो जो होता है उसमें बहुत अंधेरा होता है, घना अंधेरा होता है। वो बताते हैं कि जो है श्रावण का महीना जो है वो वर्षा ऋतु का जो है वो चला गया है। भादो का महीना जिसमें काली घटाएं छाई रहती हैं वह भी पूर्ण हो चुका है। अर्थात अब अंधकार खत्म हो गया है, उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हो रहा है। इस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं। देखिएगा यहाँ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, है ना। तो खरगोश की आंखें जैसे चमकती हैं, खरगोश की आंखें जो है जैसे चमकती हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु के खरगोश की आंखें कैसी होती हैं, आप लोग सभी लोग हमें वहां से स्पष्ट करिएगा। खरगोश की आंखें कैसी होती हैं, कोई स्पष्ट कर सकता है? बताइए भाई, आप लोगों में से कोई। खरगोश की आंखें कैसी होती हैं आप लोग? जी जी बताइए। खरगोश की आंखें कैसी होती हैं? खरगोश की आंखें जो है लाल रंग की होती हैं, है ना। आप देखिएगा ध्यान से, खरगोश की आंखें जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। यहाँ ध्यान रखिएगा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ कौन सा अलंकार होगा ये भी आप लोग स्पष्ट करिए। किसी को स्पष्ट है? यहाँ पे क्या है, उपमेय। हाँ यहाँ बताइएगा, उपमेय उपमान की वार्ता हो रही है। जी मैम, उपमा अलंकार होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ पे तुलना की जा रही, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा, है ना, शरद आया फूलों को पार करते हुए, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल
अपनी चमकीली साइकिल अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, है ना। तो जो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि उन्होंने बताया, कवि ने, कि जो है खरगोश की जो आंखें हैं उसके प्रकार जो है सवेरा हो गया है। उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है, सभी दिशाएं खिली हुई हैं, आसमान साफ दिखाई दे रहा है। शरद रूपी प्रकाश जिसमें सब कुछ हरा भरा खुशहाली सा दिखाई दे रहा है, वह अंधेरे भादों के फूलों को पीछे छोड़कर, भादों के फूलों को, उससे तात्पर्य क्या है कि जो भादो आया था तो उस समय बहुत अंधेरा हो गया था, उस दृश्य को छोड़ करके, उस समय को छोड़ करके जो है पुनः प्रकाश फैल गया है चारों तरफ। शरद ऋतु की स्वच्छ चांदनी जो है सबको प्रकाशित कर रही है ना। तो शरद ऋतु का जो है उन्होंने बताया कि अंधेरे में भादों के फूलों को पीछे छोड़कर शरद ऋतु का जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरद ऋतु का क्या किया गया है? तो शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि वह एक डाकिये के समान अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार इसकी घंटी को बजाते हुए, है ना, बार बार घंटी को बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए अपनी रोशनी जो है वो संसार में प्रकाशित कर रहा है, और लोगों को आसमान से अपने चमकीले प्रकाश को फैला रहा है। और उसकी जो सुंदरता है, जो उसके ओस की बूंदों की चमक से जो उसकी सुंदरता है, प्रकृति के अनेक अनेक सौंदर्यमय दृश्यों को वह दिखा रहा है ना। तो दिखाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने का निमंत्रण दे रही है ना। निमंत्रण देना तात्पर्य क्या है कि वह उनको बुला रही है कि आओ बच्चों, सुबह हो गया है, और सौंदर्य में जो है पृथ्वी जो है वह आपके मन को लहलहा रही है, अर्थात की प्रसन्नता दे रही है। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्योंकि मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो है आलोक धनवा जी ने दुनिया रोज बनती है, उससे उन्होंने इस कविता को लिया है, उसी संग्रह से। तो उन्होंने इसमें जो है बच्चों के बाल मन को उद्वेलित करते हुए उन्होंने बताया है कि जो है पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को जो है सूरज जो है निमंत्रण दे रहा है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है, और शरद ऋतु की सुंदरता जो है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बाधित कर रही है, अर्थात कि बच्चे उस दृश्य से जो है अपने आप को जोड़ जोड़ करके प्रसन्नता पा रहे है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। चलिए आगे हम इसमें और देखते हैं, इसके और भाव को स्पष्ट करते हैं। पहले इसके भाव पक्ष को देख लेते हैं, जितना हमने पढ़ा है इसका भाव पक्ष कहाँ है कि पतंग ऊपर उड़ सके, यहाँ तक हमने देखा था ना। तो यहाँ पे हम इसके भाव को देख लेते हैं, इसका भाव क्या है। तो शरद ऋतु में प्रकृति सौंदर्य का आकर्षण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें जो है कवि यही कहना चाहते हैं आलोक धनवा जी कि जो शरद ऋतु का मौसम है वो सभी को आकर्षित करता है। वो तो बालक है, उनके मन को तो और आकर्षित करेगा, क्योंकि उनके मन में रंग बिरंगी दुनिया रोज बनती है और रोज नए नए सपने सजते हैं। तो वो भी शरद ऋतु से अपने आप को पीछे नहीं ले जा सकते, अर्थात उनमें वो रमे हुए हैं। अगर कला पक्ष को देखें तो कला पक्ष में देखें तो सरल प्रवाहमयी जो है भाषा की यहाँ स्पष्टीकरण की गई है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा इत्यादि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अच्छा ये बताइएगा, जोर जोर दो शब्द है ना, यहाँ कौन सा अलंकार है बताइएगा आप लोग। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। पुनरुक्ति, जहाँ एक ही उक्ति को पुनः कह दिया जाए, पुनरुक्ति, उसी उक्ति को दोबारा कह देना ही पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि पतंग ऊपर उठ सके। देखिए कितने मनोहरम भाव है। आप पंक्तियों को पढ़ते जा रहे हैं और आपको ये पूरे के पूरे भाव अपने मन में अपने आप ही आते जा रहे हैं, है ना? कितना सरल है ये। तो इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है आलोक धनवा जी ने। और ध्यान रखिएगा, प्रकृति के मानवीकरण रूप का विशेष प्रकार से इन्होंने दृश्य उद्धृत किया है। प्रकृति के मानवीकरण, सूरज जो है साइकिल पे चल रहा है ना? तो सूरज को उन्होंने मनुष्य से जोड़ दिया कि नहीं? सूरज जो है वो साइकिल चला रहा है ना? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, और सूरज को उन्होंने डाकिया की उपाधि दे दी कि सूरज कैसा है, वो डाकिया है ना? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है प्रकृति के मानवीकरण रूप का विशेष प्रकार से दृश्य प्रस्तुत किया गया है। आप लोग इससे जो भी प्रश्न है, मैं आपको देखिए पूर्णतः स्पष्ट करती चलूंगी। आपको इससे पूरे के पूरे सार संदर्भित तथ्य स्पष्ट होते चले जाएंगे। आगे देखिएगा कि प्रकृति के आलंबन व अलंकारिक रूप को भी कवि ने प्रस्तुत किया है। आलंबन और अलंकारिक रूप क्या है? जिसकी सहायता से इस कविता को आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात सूरज को आलंबन है ना, सूरज को लिया गया है, फिर साइकिल को भी यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। घंटी बजाते हुए देखिए, सूरज को यहाँ एक प्रकार से मानव के रूप में बता दिया गया है। सूरज कैसा हो गया? तो मानव हो गया है। और वह क्या, वो डाकिये के रूप में आ जाता है, लोगों को निमंत्रण भी देता है। और क्या किया गया है? वो साइकिल तेज चला रहा है, उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल हो गई हैं, है ना? शरद के ऋतु की वार्ता कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब सूरज उगता है तो लालिमा इतनी मनोहरम होती है, उसके दृश्य सौंदर्य इतने सुंदर होते हैं कि लोग कहते हैं, ऐसा कहने को भी मिलता है कि जब अगर सूर्योदय हो रहा है उस समय अगर उस दृश्य को आप प्रतिदिन देखती हैं तो आपकी जो स्मरण शक्ति है, एकाग्रचित्तता है, वो बहुत विस्तृत हो जाती है। ऐसा लोग कहते हैं, लोक प्रचलित ये वार्ता है। तो जो है ये भी हम इसको देख सकते हैं, इस बात को यहाँ समझ सकते हैं कि प्रकृति के कितने मनोहरम दृश्य को इन्होंने यहाँ उकेरा है। आगे चलिए हम लोग अपनी पंक्ति को आगे ले चलते हैं। अगली पंक्ति है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, है ना? तो इसमें इन पंक्तियों में हम अगर देखें तो उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जो कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुंदरता की चमक जो है बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके पहले तो हमने देख ही लिया, शरद ऋतु की प्रकृति की चमक सुंदरता के संकेतों से इन्हें बुला रही है। यह आसमान को इतना कोमल, साफ और विस्तृत बना देती है कि पतंग को इनमें उड़ने का पूरा स्थान मिल जाता है, और पतंग अधिक ऊंचाई तक उड़ सके। बसंत की सुंदरता ऐसे स्वच्छ वातावरण को उत्पन्न करती है, इसमें रंग बिरंगे, है ना, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब यहाँ से हम देखेंगे, अभी देखिए पतंग के अभी ऊपर वाले भाव को हमने थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि इसमें क्या है कि बसंत की सुंदरता ऐसे स्वच्छ वातावरण को उत्पन्न करती है कि इसमें रंग बिरंगी व हल्की फुल्की विभिन्न प्रकार की पतंगे सारी दुनिया में उड़ाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतना स्वच्छ वातावरण होता है कि उसमें कोई भी वस्तु ऊपर अगर हम ऊपर की तरफ प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, तो वह इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि हम होड़ा होड़ी भी करते हैं, है ना? इन पंखों की होड़ा होड़ी मैंने आपको इसके पहले वाले में जो है, इस पाठ के पहले मैंने और पाठों का व्याख्या किया हुआ है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि पंखों की होड़ा होड़ी भी गगन में हो रही है ना? तो वहां से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। इतना सुंदर मौसम होता है कि उसमें सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ेगी तो वो दिखेगी। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके,
बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो कवि बताता है कि इस मौसम में बांस की पतली छड़ी कमाने से तथा पतले से कागज की बनी हुई पतंगे आकाश में सभी और संसार के सभी हिस्सों में उड़ती हैं और पतंग को उड़ाते समय इनका भरपूर आनंद उठाया जाता है। बच्चों द्वारा खुशी के साथ सीटियां, किलकारियां, है ना, सीटियां, किलकारियां और इस किलकारियों की जो है गूंज फैल जाती है। और इस मौसम में आप देखेंगे शरद ऋतु का जब मौसम आता है और वातावरण जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, तो उस समय जो है तितलियों, है ना, तितलियां जो है, तितलियां भौरों द्वारा कोमल उड़ान भरी जाती है। तो कहा जाता है कि तितलियां भी पतंगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। कैसे करती हैं? जब आप देखे होंगे कि जब पतंग उड़ती है तो उस समय का जो वातावरण होता है इतना स्वच्छ और स्पष्ट होता है, और उस समय की प्राकृतिक दृश्यों की, क्योंकि कलियां खिली रहती हैं, बहुत सारे पुष्प जो है इधर उधर खिले रहते हैं, तो तितलियां आती हैं उनके रसोपान के लिए, भौरे आती हैं उनके रसोपान के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो तितलियां हैं वो भी पतंग के साथ होड़ा होड़ी कर रही हैं। मतलब इनके भाव को मैं समझाने के लिए स्पष्ट कर रही हूँ कि जो तितलियां हैं वो भी पतंगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हुई तितलियां भौरों द्वारा कोमल उड़ान भरी जाती हैं। अर्थात पतंग उड़ाते समय बच्चे, बूढ़े व जवान आदि भी आनंद का अनुभव करते हैं। इस बसंत ऋतु का पूरा आनंद उठाते हुए बाल सुलभ क्रियाओं को पतंगबाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना। बाल सुलभ जो बाल सुलभ मन की गतियां हैं, और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसका आनंद लेते हैं। आप देखे होंगे कि जब पतंग उड़ता है तो लोग वहां बैठ करके बहुत आनंद लेते हैं कि उसकी कटी सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसने काटा उसने काटा, सब सब खूब लगाया सैर सपाटा। ये बताइएगा किसकी पंक्ति है? फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, इसने काटा उसने काटा, खूब सब खूब लगाया सैर सपाटा, है ना। ये भी एक पतंग को लेकर के कविता लिखी गई है। आप लोग बताइएगा कि ये कविता किसकी है। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध है, पतंग को लेकर के बहुत सारे कवियों ने भी रचना की है। तो बताइएगा, पतंगबाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो है बाल मन, वृद्ध, युवा सभी लोगों के मन को जो है इसमें दिखाया गया है। पतंग के इन सभी विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के चंचल, स्वच्छ, हल्के मन व स्वभाव का पता चलता है इस पंक्तियों द्वारा, इन पंक्तियों द्वारा। ठीक है, तो आप इतना स्पष्ट कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं हम। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया तक हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग तब तक जो मैंने अभी पंक्ति स्पष्ट की है ना कि सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसने काटा उसने काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। आप लोग तब तक बताइएगा किसकी पंक्ति है ये, और किस कविता से, किस रचना से लिया गया है। चलिए अगले पंक्ति की तरफ हम चलते हैं। पहले अच्छा इसका भाव भी देख लेते हैं, जितना हमने देखा है ना, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया तक का भाव देख लेते हैं। तो भाव पक्ष अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या है, शरद ऋतु में बसंत का समय इतना स्वच्छ एवं कोमल होता है कि उसमें पतंग उड़ाने तथा आनंद का अनुभव करने में जो खुशी या जो हमारे अंदर एहसास होता है वह अद्भुत होता है। पतंग की बनावट में बच्चों के ललच, और कह सकते हैं कि बच्चों की जो शरीर की गतिविधियां होती हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, है ना, कि कहीं इधर से हम मतलब इधर दौड़ के वो करते हैं, उधर दौड़ के करते हैं, तो उनकी चंचलता और उनकी क्रियाओं और उनके स्वभाव को भी दिखाया गया है कि बाल मन में कितनी उमंगे होती है, कितना उत्साह होता है। तो इसको हम यहाँ देख लिए हैं। अब आगे चलिए, आगे इसमें हम भाव पक्ष देख लिए, कला पक्ष भी देख लेते हैं। कला पक्ष क्या है इन पंक्तियों में? तो सहज सरल भाषा, स्पष्ट प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो है प्रकृति का यहाँ भी मानवीकरण रूप देखने को मिलता है। उद्दीपन रूप की चर्चा की गई है ना, बच्चों को उद्दीप्त करता है। उद्दीपन अर्थात कि जो आपको किसी कार्य के लिए प्रेरणा दे, उद्दीप्त करे। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ता हुआ देख करके अगर कोई और भी सोचे कि हम भी पढ़ लें, तो उसके अंदर आप लोगों के द्वारा जो प्रेरणा मिले, उद्दीपन मिला, उद्दीप्तीकरण आया, वही उद्दीपन होता है ना। देख करके उद्दीप्त हो जाना, अर्थात कि आप इससे उसको
ऊर्जा मिल गई तो वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ ऊपर वाले में हमने देखा आलम्बन रूप मिला था, अब इन पंक्तियों में उद्दीपन रूप मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो ये भावों को उद्दीप्त कर रही है, बच्चों को अपनी तरफ बुला रही है। बच्चे पतंग उड़ा करके अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, है ना। आगे इसमें देखिएगा, अनुप्रास अलंकार का कई स्थानों पर बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है ना। तो इसमें कैसे देखें, तो आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए कि पतंग ऊपर उठ सके, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी देखिएगा कि आप जब एक ही वर्ड जो है बार बार आए, है ना, एक ही वर्ड जब हम बार बार देखते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार का होता है। और आपको मैं एक सरल सी वार्ता स्पष्ट करती हूँ कि जहां जिन पंक्तियों में आपको कोई अलंकार लगभग नहीं दिखता वहां अनुप्रास तो अवश्य ही होता है, क्योंकि एक ही वर्ड बार बार उसमें दिखते आपको दिखाई देंगे, अगर बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं तो दिखाई देते ही हैं। तुकबंदी व नाद सौंदर्य से पूर्ण पद्यांश गीता गुण से विद्यमान है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, तो पतंग की बनावट में कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ प्रवाहमयी शैली का भी प्रयोग किया है। पतंग की बनावट में उन्होंने अतिशयोक्ति क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि जो है पतंग जो है वह सबसे हल्की, है ना, अतिशयोक्ति कर दिया। क्या पतंग से हल्की कोई चीज नहीं होती, सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ देखिए अतिशयोक्ति हो गई है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अतिशयोक्ति कर दी है, क्या पतंग से हल्की चीज दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि ने पतंग को सबसे हल्की कह दिया, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। और कवि का जो है, कवि की भाषा शैली इतनी प्रवाहमय और इतनी सुंदर है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो शब्द के भाव जो हैं अपने आप ही अर्थ को स्पष्ट करते चलते हैं, है ना। तो चलिए, और देखिए अतिशयोक्ति वहां ही नहीं, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको वही स्पष्टीकरण मिलेगा। और देखिए शके सीटियों, यहाँ भी कौन सा अलंकार है, यहाँ भी आपका कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ सके और सीटियों को अगर हम लेंगे तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की प्रतिपुष्टि होती है ना। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं कविता को लेकर के। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे। तो यहाँ हम इसको देख सकते हैं, इसके भाव को पहले स्पष्ट करते हैं क्या है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, है ना। तो ये हम पहले इसको देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो इसमें जो है इस जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में बच्चों की बाल क्रियाएं तथा उनकी पतंग उड़ाने की मस्ती चंचलता का दृश्य उभारते हुए उकेरते हुए जो कवि है वह उनकी चंचलता को दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। बच्चों का संबंध पतंग के साथ शिशु काल से ही कवि जो है वो कहता है कि बच्चों का संबंध जो है वो जन्म से ही उनके साथ जो है जुड़ा हुआ है।
तो इस पद्यांश में जो है बच्चों की कोमलता एवं चंचलता को प्रकट करते हुए बच्चे जन्म के समय से ही कपास रुई के समान नम्र एवं कोमल होते हैं, है ना। कोई बच्चा आप देखिए जन्म लेता है तो कितना कोमल होता है, तो उसके भाव को उन्होंने बताया कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात कि जो बच्चा है वो जब पैदा होता है तो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात कि इतनी कोमलता लाता है, कपास रुई की तरह, है ना। बोलते हैं ना कि क्या आप छुई मुई हैं, छुई मुई का तात्पर्य यहाँ पे हम ले सकते हैं कि आप इतने कोमल हैं कि अगर छू देंगे तो आप जो है मुरझा जाएंगे। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इतने भावात्मक स्थिति को उन्होंने दिखाई, देखिए यहाँ बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रुई अर्थात कपास के समान नम्र व कोमल होता है। रुई जिससे धागा बनता है से उन्हें जन्म लेते ही घुटी दी जाती है। घुटी घुटी है ना, जन्म घुटी मतलब बच्चे जन्म लेते हैं तभी तुरंत तुरंत उनको तो सुई लग जाती है, आजकल तो देख ही रहे होंगे, और दवा भी पिला दिया जाता है। इसलिए कवि कपास के साथ बच्चों का जन्म से संबंध स्थापित करता है। उनकी उछल कूद तथा उनके पैरों की चंचल गति के कारण वह सारी पृथ्वी पर पैदल घूम लेना चाहते हैं, अर्थात उनकी चंचलता अत्यधिक दिखाई पड़ रही है ना। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का अर्थात कि जिसमें उनको सुध ही नहीं रहती है, बेसुध हो जाते हैं। बेसुध का अर्थ होता है जहाँ सुध बुध खो देना, है ना, अपने अपने होश हवास में न रहना, मतलब बेसुध बिना सुध के ही वो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि उन्हें कुछ होश नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो उनकी उछल कूद है तथा उनके पैरों की चंचल गति के कारण वह सारी पृथ्वी पर पैदल घूम लेना चाहते हैं, अर्थात उनकी चंचलता अत्यधिक दिखाई पड़ रही है। बच्चे अपनी पतंग उड़ाने की मस्ती में बिना कुछ होश किए दौड़ते रहते हैं। वे पृथ्वी पर, छतों पर, सभी जगह मस्ती में घूमते रहते हैं। सभी दिशाओं में अपनी कोमलता व मस्ती का मृदंग ढोल बजाने का प्रयास भी करते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हुए उत्साह पूर्वक कूद, है ना, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चिल्लाते हुए, पेंग का अर्थ यहाँ क्या है, तो पेंग का अर्थ यहाँ पे चिल्लाना होगा, है ना। तो जब वो मृदंग ढोल के समान बजाने का वाद्य यंत्र बजाते हुए उत्साह पूर्वक कदम भरते हुए इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, वे अपनी कोमल चंचल रफ्तार से इस प्रकार भ्रमण करते हैं जिस प्रकार तेज हवा के कारण कोई डाली मस्ती में इधर उधर हिलती डुलती रहती है। अर्थात बच्चों में पतंग उड़ाने का जो अपना एक मनोरम भाव होता है, जो उसका अपना भाव होता है, वह वहां दिखाई पड़ने लगता है। मौसम परिवर्तन के कारण कवि जो है यहाँ पे बच्चों के भाव को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि चंचलता व मस्ती उमंग भरी हुई है जिसमें वे बिना होश किए मग्न रहना चाहते हैं, बिना होश किए मग्न रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे अब ध्यान रखिएगा कि इनके हम यहाँ तक के भाव को देख लिए कि डाल की तरह चमकीले वेग से अक्सर, है ना, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर जो है जब वो छतों के खतरनाक किनारों तक आते हैं, अर्थात पतंग को पकड़ने के लिए, उड़ाने के लिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन्हें यह भी डर नहीं लगता कि हम कहीं गिर जाएंगे तो क्या होगा। वह इतने रोमांचित होते हैं, उनके अंदर इतना उत्साह होता है कि वो सारी समस्याओं को पार करते हुए भी पतंग में आनंद लेना चाहते हैं। चलिए इसका हम भाव देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। बच्चों की चंचलता व कोमलता उनको सारी पृथ्वी व सभी दिशाओं में मस्ती से घुमा रही है। जो बच्चे हैं उनको जो है इतनी प्रसन्नता, इतनी चंचलता, उनके बच्चे हैं तो चंचल मन के होंगे ना, बोलते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, तो उनके अंदर की जो चंचलता है उन्हें जो है सारी पृथ्वी और सारी दिशाओं में उन्हें घुमा रही है। पतंग उड़ाते समय वो अधिक भावुक हो जाते हैं। क्यों? आप देखेंगे बहुत सारे बालक ऐसे
होते हैं कि जब वो पतंग उड़ाते हैं, उस समय अगर आप उनसे कहेंगे कि आप थोड़ा कुछ और कार्य कर लीजिए, तो वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ना आपकी वार्ता का कोई क्रियाकलाप देंगे। वो सिर्फ एक अपना लक्ष्य साधे रहते हैं कि उनकी पतंग की जो स्थिति है वो सबसे ऊपर उड़ाई पर मतलब उड़ाई पर जो है सबसे अधिक उड़ान भरनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को विजयी महसूस कर सके, है ना। तो यहाँ कवि का यह भाव है कि पतंग उड़ाते समय वह सिर्फ पतंग में ही लीन होना चाहते हैं और किसी कार्य में नहीं। वो अपनी चंचलता, अपनी प्रसन्नता को पतंग में ही दिखाना चाहते हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है। आगे देखते हैं इसमें कला पक्ष क्या है। तो भाषा की सरलता, सरसता व प्रवाहमयता अत्यधिक प्रभावपूर्ण है। पश्चिम व उर्दू शब्दों की प्रचुरता पद्यांश में विद्यमान है ना। उर्दू शब्द भी आपको दिखाई दिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है पश्चिम शब्द भी मिले हैं और उर्दू शब्द की भी प्रचुरता दिखाई दी है। मृदंग शब्द क्या है? मृदंग शब्द आप लोग बताइए, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है कि तद्भव है? मृदंग शब्द तत्सम है कि तद्भव है? आप लोग बताइएगा। अक्षर शब्द देखिए, उर्दू है ना अक्षर, तो आप देखिए इसमें तत्सम और तद्भव और जी मृदंग हाँ मृदंग, मृदंग शब्द क्या है? मृदंग शब्द तद्भव नहीं है भाई, तत्सम है ना। नहीं अक्षर बता रहे हैं कि तद्भव है ना। अक्षर 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 शब्द जो है ये उर्दू उर्दू शब्द है, अक्षर है ना। अक्षर होता है ना उर्दू शब्द, अक्षर शब्द जो है उर्दू शब्द है। तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि इसमें जो कवि ने सरसता और सरहसता जो भाषा का प्रयोग किया है, उनकी भाषा सरज और सरस और सिलेबस में क्या कविता है? जी जी बिल्कुल। तो ये जो सरस और सहज है, जो उन्होंने भाषा की प्रवाह की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि इसमें जो है उर्दू और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है ना। और इसमें देखिएगा, आपको मैं एक पंक्ति स्पष्ट कर रही हूँ, बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। मृदंग व डाल के रूप में जो है बच्चों की क्रियाएं वो प्रस्तुत करते हैं। तो मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा, आप लोग स्पष्ट कर सकती हैं। यहाँ पे नहीं, मृदंग को, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो यहाँ देखिएगा मृदंग जो है और डाल की जो है यहाँ पे भेद रहित आरोप किया गया है ना। रूपक अलंकार का यहाँ पे वर्णन मिलता है, रूपक अलंकार है ना। मैंने आपको बता दिया यहाँ क्या है, यहाँ रूपक अलंकार है। मृदंग की तरह बजाते हुए जब पेट भरते हुए, तो यहाँ मृदंग की तरह में तो आपका हो जाएगा उपमा। लेकिन अगर इस यहाँ मृदंग और डाल की, अगर हम डाल को एक साथ जोड़ते हैं कि मृदंग की तरह बजाते हुए जब पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, है ना। तो डाल की तरह, मृदंग की तरह, इन दोनों में अगर हम इनको अगर सामंजस्य में ले तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भेद रहित आरोप है, यहाँ भी तरह, यहाँ भी तरह की तरह, यहाँ भेद रहित आरोप है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी आपको तुकबंदी और गेयता मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बच्चों की चंचलता के लिए कवि ने नए नए बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। कैसे? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, देखिए यहाँ पे उन्होंने नए उपमान को ले लिया है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो यहाँ भी उपमान लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कवि ने नए नए उपमान और बिंबों का भी प्रयोग किया है। यहाँ देखिएगा, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे।
तो इसमें हम आपको भाव स्पष्ट करते हुए चलेंगे, थोड़ा आप लोग इसको देखिएगा कि इसमें जो है बच्चों की निर्भयता को भी बताया गया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, है ना। तो यहाँ पे जो है कवि ने बच्चों की निर्भयता व अनजानेपन के कारण खतरों से खेलने की क्रियाओं का वर्णन किया है। उनकी उमंगे व आशाएं पतंग की ऊंचाइयों के समान विस्तृत हैं। कवि यह यहाँ बताना चाहता है। पतंग उड़ाते समय बच्चों की चंचल क्रियाएं, उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती हैं। कवि कहता है कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है ना। हम लोग घर परिवार में रहते हैं तो बच्चे, हम लोग अधिकतर कहते हैं कि वहां जो है घेरा नहीं गया है तो बच्चों को उधर मत करिए, नहीं तो वो छत से गिर जाएंगे। तो कहते हैं कि बच्चों को छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है, परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के अपने उछल कूद के स्वभाव के कारण इस ऋतु में पतंग उड़ाने का संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। जब वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं, तब अचानक केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने आप को संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये स्पष्ट है, उनका पूरा ध्यान पतंग की तरफ एकाग्रचित्त है और वो ये जानते हैं कि अगर मैं गिर गया तो मेरी पतंग भी टूट जाएगी, मेरे पतंग की डोर भी छूट जाएगी। तो वो जो है पतंग की डोर के सहारे अपने आप को संभाल लेते हैं। पतंग का और आगे बढ़ना व पीछे हटना पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चों की ओर अपनी ओर खींच कर रखती है। जो पतंग है जब ऊपर जाती है तो बच्चों का हृदय बहुत तेजी से धड़कता है और नीचे गिरने लगती है तो उन्हें लगता है अब कट गई, अब कट गई, अर्थात अब गिर जाएगी मेरी पतंग, मुझे मिलेगी नहीं। आप एक पतंग उड़ाने वाले को देखिए ना, आपको सारे भाव स्पष्ट हो जाएंगे। आप कभी आप खुद पतंग उड़ाइए तो आपको इसके सारे भाव स्पष्ट हो जाएंगे। जब पतंग हम उड़ाते हैं तो उस समय देखेंगे ये जैसे पतंग कटी 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 होता है, नहीं 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 बच गई। तो वहां जो भाव होता है उस भाव को देखिए। एक बच्चे का मन जो होता है ना कितना प्रफुल्लित होता है, बार बार चंचल होता है, अरे मेरी पतंग कटी कटी, बच गई बच गई। वहां बहुत सारे भाव अंदर से निकलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि जो है पतंगों की ऊंचाइयां जो है, जिसमें बच्चे उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर खींच कर रखती है वह पतंग। इस प्रकार पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी जो है पतंग को उड़ाते समय अपने आप को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं तथा प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों व आशाओं का रंग बिरंगा सपना सा लगता है ना। तो जो पतंग है वह बच्चों को उमंगों व आशाओं का रंग बिरंगा सपना लगता है, जिसमें बच्चे वह उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिन ऊंचाइयों में पतंग अपनी हदें पार कर जाती है। इस प्रकार बच्चे अपनी छिद्र के समान छोटी सी आशाओं का द्वारा पतंग की ऊंचाइयों को छूने का रंध्रों है ना, रंध्रों के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे जो है उन्होंने स्पष्टीकरण यहाँ दिया है कि उनकी जो बच्चे हैं अपनी छिद्र के समान, अर्थात कि उनकी जो जो कभी भी समाप्त न होने वाली आशाएं हैं उनके सहारे जो है वो पतंग उड़ाते हैं और अपनी आशाओं के सहारे जो है वो आगे बढ़ते हैं और पतंग की ऊंचाइयों को छूने का वो बार बार प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वह पतंग से जुड़ी हुई हैं और पतंग को उड़ाकर सबसे ऊंची उड़ान भर करके वह बच्चे अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है कवि ने बच्चों की गति को पतंग के माध्यम से जोड़ करके बच्चों की सक्रियता को दिखाया है। अगर हम कविता का भाव पक्ष देखें तो डूबते को तिनके के सहारे, अगर यहाँ पे हम प्रयोग करें तो यहाँ हो जाएगा कि बच्चे जो है अपने चंचल चुस्त
और संतुलित शरीर के द्वारा अपने आप को पतंग के सहारे बचाते हैं। तो डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ बच्चे को बचाने का सहारा कौन है? तो पतंग है ना। और अगर हम देखें तो बच्चों की आशाओं व उमंगों की ऊंचाइयों के प्रतीक के रूप में पतंग की ऊंचाइयां हैं। तो यहाँ प्रतीक प्रतीक अलंकार भी हो जाएगा, यहाँ प्रतीक अलंकार के अंतर्गत भी हो जाएगा। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, है ना। कला पक्ष देखें तो सहज सरल प्रवाहमयी भाषा का सौंदर्यात्मक प्रयोग किया गया है। उर्दू व तत्सम शब्दावली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग जो है उचित मात्रा में इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे रंध्रो शब्द देखे, ये भी तत्सम शब्दों का ही प्रयोग है। रोमांचित, है ना। तो बहुत सारे शब्द आपको तत्सम शब्द मिल जाएंगे। महज शब्द उर्दू का है, महज, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो उर्दू के भी हैं और तत्सम शब्दों का भी है। अनुप्रास अलंकार का इसमें जो है कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार भी आपको इसमें दिखाई देगा। और हम देखें तो यहाँ अच्छा बताइएगा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसमें कौन सा है? साथ साथ में क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा? आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। साथ साथ में कौन सा अलंकार होगा? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जी जी जी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। नए उपमानों एवं नए प्रतीकों, नए बिंबों का सौंदर्य वृद्धि से महत्वपूर्ण उन्होंने प्रयोग किया है। पतंग का मानवीकरण भी हुआ है। पतंग क्यों? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। यहाँ अगर पतंग अगर मनुष्य के रूप में नहीं आएगा तो क्या हुआ? बच्चों बच्चों को पकड़ सकता है? नहीं। तो यहाँ पतंग को मानव के रूप में लिया गया है, पतंग का भी मानवीकरण किया गया है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और आगे हम देखते हैं, अगली पंक्ति को हम देखेंगे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ देखिएगा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। तो यह जो है, इसमें जो है कवि कहना चाहता है कि बच्चों की अत्यधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि में भी सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। कवि कहता है कि ये मस्ती से पूर्ण चंचल बच्चे हैं, यदि कभी किनारे वाली खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं और गिर करके उन्हें चोट भी अगर लग जाती है और बच जाते हैं, तब तो चोट भी लग जाती है, तो ये बच्चे जो है अधिक उत्साह और निर्भयता के साथ में शरद ऋतु में सूर्य की सुनहरी किरणों के निकलने का इंतजार करते हैं और दिन निकलने पर उत्साह व आनंद के साथ पतंग उड़ाते हैं। अर्थात इनका मन स्वच्छ व कोमल होता है, जो सभी चोट व घावों को शीघ्रता से पुनः जो है भर देता है, पुनः उमंग और आशाओं का संचार करता है और वह आशाओं की खोज में लग जाते हैं। इस समय वे पृथ्वी का तेज गति से ऋतु परिवर्तन करने तथा अपनी परिक्रमा पूरी करने का इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भादो आकर जाए और शरद व बसंत की ऋतु पुनः आ सके, जिसमें वे पहले से दुगने उत्साह के साथ मस्ती व आनंद कर सके। और बच्चे जो है नई नई गतिविधियां और नई नई पतंगों को सबसे ऊंची उड़ान भरने का हौसला रखते हैं। वो अपनी चंचलता के साथ नई आशाओं और उमंगों को भी पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि वह हर अंधेरे के बाद प्रकाश व रात के बाद सुबह होने का आगमन निश्चित है। इसी गति को वो दिखाना चाहते हैं।
जो बच्चे हैं वह दुगने उत्साह के साथ जो है, दुगने उत्साह के साथ मस्ती व पतंगबाजी कर सके और अपने पतंग को सबसे ऊंची उड़ान दे सके। उनके बेचैन पैरों के पास में जो है पूरी पृथ्वी घूम रही है, ऐसा वो चाहते हैं कि वो सारी जगह सैर सपाटा लगाएं और पतंग को उड़ाएं। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात कि और उत्साह और ऊर्जा के साथ जो है पतंग उड़ाने में अपनी उत्सुकता, अपने जो चांचल्य है उनके जीवन का उमंग है, उसको लेकर के वो आते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने इस कविता को स्पष्ट कर लिया। अब इसके भाव पक्ष को भी देख लेते हैं। यहाँ कवि जो है निराशा के बाद आशा की प्राप्ति की बात कर रहा है ना। निराशा में अर्थात की नकारात्मकता में सकारात्मकता ऊर्जा की बात करता है। भादो अंधेरे के बाद जब शरद प्रकाश के द्वारा संदेश देना चाहता है, बोलता है कि जब भादो बीत जाता है तो जो है शरद ऋतु आती है, अपनी स्वच्छ किरणों को बिखेरती है। उसी प्रकार जैसे दुख आने के बाद सुख का आना पूर्णतः स्पष्टीकरण में है। तो जो बच्चे हैं जब वो गिर जाते हैं खतरनाक छतों से, तो जब वो बच जाते हैं तो पुनः प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से ये भादों का महीना चला जाए और शरद ऋतु का पूर्ण स्वच्छ बिखरा हुआ जो महीना है वह आ जाए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है पंक्तियों में जो है कभी असफलता के बाद दोबारा सफलता के लिए दुगने उत्साह के साथ कर्म करने की प्रेरणा देता है ना। क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं एक बार जब वो पतंग उड़ाने में गिर जाते हैं तो दूसरी बार और उत्सुकता के साथ जो है वो पतंग उड़ाना शुरू करते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए और तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। ये सबके जीवन के लिए है, ये बच्चों के लिए प्रेरणा मिली है इसमें। और ध्यान रखिएगा कि जो इसका कला पक्ष है, कवि ने साधारण शब्दों के द्वारा महत्वपूर्ण संदेश की गंभीरता को प्रकट किया है। भाषा की सरलता, सहजता व प्रवाहमयता प्रवाहपूर्ण सिद्ध हुई है। कवि द्वारा सभी पंक्तियों में विशेषण प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है ना। अच्छा हाँ, बहुत सारी पंक्तियों में मैंने आप लोगों को विशेषण विशिष्ट नहीं स्पष्ट किया, तो वो भी मैं अभी स्पष्ट करूंगी आपको। तेज, देखिए पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है ना। तो यहाँ बताइएगा विशेषण क्या है, आप लोग बताइएगा। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, और यहाँ बताइएगा उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ आप बताइएगा विशेषण विशेष क्या है। अगर आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं तो स्पष्ट करिएगा। चलिए आगे, पहले मैं इसके भाव को और स्पष्ट करती हूँ। यहाँ विशेषण होगा, तेज विशेषण होगा जी, तेज घूमती है, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। चलिए आगे देखिएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उर्दू व तद्भव शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो बंदी के कारण जो है गीता का गुण है। नए बिंबों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। तो ये जो ये पंक्तियां थी इसकी विशेषता थी। चलिए आगे हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। अच्छा हाँ, छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो खतरनाक शब्द इसमें क्या है, विशेषण है कि विशेष्य है? खतरनाक किनारा विशेषण है कि विशेष्य है, आप लोग स्पष्ट करिएगा। चलिए तब तक आप लोग प्रश्नोत्तर देखिए कविता के साथ में। सबसे तेज बौछारे गई, विशेषण होगा मैम जी। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, अर्थात कि यहाँ जो है कवि कहता है कि वर्षा ऋतु व भाद्रपद मास के बाद प्रकृति में बहुत परिवर्तन आता है। भाद्रपद जो है काले घने अंधकार बादलों को जो है दर्शाने का काम करता है, अर्थात कि जो अंधकार वाले जो बादल होते हैं वो चले जाते हैं और शरद ऋतु जो है वो आता है ना। शरद ऋतु आ जाता है और तेज सूर्य की रोशनी से भरपूर चमकीला सवेरा होता है। शरद ऋतु उजाले के समान भादों के अंधेरे को नष्ट करती हुई आती है। इस ऋतु में सभी दिशाएं चमक उठती हैं।
सभी मधुर आवाजें गूंज उठती हैं। यह सुखों व मस्ती के समान द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बसंत ऋतु में पतंगबाजी को उत्साहित करती हुई यह ऋतु जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात कि यहाँ पे वर्षा ऋतु चला गया, भादो भी चला गया, अर्थात कि अंधकार की कालिमा भी खत्म हो गई है। यही जो है इस पंक्ति का भाव स्पष्ट होगा। तो आगे बताइएगा। अच्छा, सबसे तेज बौछारें, तो यहाँ तेज शब्द में क्या है, विशेषण है कि विशेष्य है? विशेषण होगा। बताइएगा, सबसे तेज बौछारें। इसको बताया जा रही है ना कि बौछार कितनी क्या है, तेज है यहाँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। अच्छा, अगली अगली पंक्ति, अगले प्रश्न को देखिएगा। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो यहाँ देखिए, सबसे हल्की है ना, सबसे हल्की में भी विशेषण है, ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की विशेषण, और रंगीन चीज है ना, ये भी विशेषण है। सबसे पतला कागज, यहाँ भी विशेषण आएगा। तो पतला है ना विशेषण, विशेषण क्या है? तो कागज कैसा है? तो पतला कागज है ना, सबसे पतला कागज। सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का, कमानी का तात्पर्य यहाँ क्या है? धागे से है, ध्यान रखिएगा। जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है कि जो है पतंग को उड़ाने के लिए उसमें विभिन्न रंगों, हल्कापन, पतले कागज और पतली कमानी आदि विशेषणों का प्रयोग जो है कवि जो है बच्चों के स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए करता है। इसका संबंध जो है हल्के मन व चंचलता से जुड़ता हुआ निस्वार्थ और स्वच्छ भाव वाला जो है चंचल मन को दिखाने वाला यहाँ भाव या प्रसंग है ना। जो बालक होते हैं वह स्वच्छ मन वाले होते हैं, निस्वार्थ भाव वाले होते हैं, चंचल होते हैं, मस्त होते हैं, और छोटा सा जो उनका मन है पतंग के समान नई ऊंची ऊंचाइयों को भरने के लिए उमंगों को रखता है और उमंग की उड़ान भरने को हमेशा उत्सुक रहता है। तो इसमें ये जो इसीलिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सब और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, पतली कमानी, ये सब जो है इसीलिए जो है बच्चों के मन के भावों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है ना। बिंब जो है स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, खरगोश की आंखों जैसा, अर्थात कि वह सुंदर सुबह जिसमें प्रातः काल की इतनी लाली है, जैसे कि खरगोश की आंखें अंधेरे में चमकती हैं, उसी तरह शरद ऋतु का सवेरा भी है ना। और ध्यान रखिएगा, शरद आया फूलों को पार करते, अंधकार के उजाले का आगमन, अंधकार के उजाले का आगमन हो गया है, दुखों के बाद सुखों के आने का भी समय हो गया है। तो यही कवि कहने का इसका जो भाव है कि शरद आया फूलों को पार करते हुए, यहाँ यही स्पष्ट करना चाहता है। चमकीली साइकिल घंटी बजाते हुए तेज चलाने से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो है इसके द्वारा कवि ने मधुर उजाले वाले संगीतमय प्रकृति चित्र को का वर्णन किया है, अर्थात कि उन्होंने बताया कि चमकीली साइकिल घंटी बजाते हुए, साइकिल तात्पर्य है कि सूरज की जो किरणें है वो साइकिल है ना। और घंटी बजाते हुए, सूरज जैसे ही सूर्योदय होता है चिड़िया चहकने लगती हैं, बहुत सारी चीजें जैसे क्रियाएं खिलने, पुष्प खिलने लगते हैं। तो ये सब जो है उसमें स्पष्टीकरण किया गया है। आकाश को मुलायम, इसमें आसमान की स्वच्छता, विस्तृत मन तथा साफ होने के बिंब का कवि ने वर्णन किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो कवि जो है बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा प्रकट करना चाहता है। कपास का जो है वो एकदम कोमल होता है, वैसे ही बच्चों का मन जो है वह कपास के समान ही कोमल है, नरम है, बिल्कुल रुई के समान है। जो बच्चे जन्म के समय बिल्कुल स्वच्छ, कोमल, नरम होते हैं, उनका मन साफ, हल्के भाव से निर्मित होता है। हम एक या हम एक संबंध में यह भी कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत उसे सबसे पहले घुटी रुई कपास द्वारा ही पिलाई जाती है ना।
जो देखिए अभी तो नहीं, अभी तो जो है हमारे यहाँ बदल गया है। पहले जो है बच्चे जन्म लेते थे तो ऐसा, मतलब हमने अपने बड़ों लोग, बड़े से सुना है, जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उनसे सुना है कि बच्चों को रुई के फाहा, अर्थात रुई को लेकर के उससे जो है उनके मुख में दूध पहले, जो पहला घूंट दिया जाता था तो रुई से ही दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है वो रुई है ना, वो कि रुई कपास द्वारा दी जाती थी, इसलिए कवि ने कपास की नाजुकता के कारण बच्चों से इसका संबंध जोड़ा है। जैसे कपास जो है एकदम कोमल होता, वैसे बच्चे भी कोमल होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो बच्चों का उड़ान कैसा संबंध बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बच्चे जो है पतंग उड़ाते समय पूर्ण स्वच्छ मन से वो जो है पतंगों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं तथा छत पर उनकी डोर के सहारे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को उड़कर छूना चाहती है, उसी प्रकार बालमन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उनके पार जाना चाहता है। पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान है, जिसमें वे चंचल मन खो जाने को विह्वल हो उठता है। अगर हम कहें तो कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात भी कही है ना। आगे देखिए, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है ना। यहाँ पे प्रश्न है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों की तेज रफ्तार जो है इधर उधर बार बार भ्रमण करना चाहती है, एक स्थान से नहीं बल्कि छतों के सभी भागों पर वह पतंग उड़ाने के लिए जो है इधर उधर भागते फिरते हैं। तो यहाँ पे जो है कवि ने बिंब का प्रयोग किया है, उनकी सीटियों और किलकारियों की गूंज सभी दिशाओं के मृदंग के समान फैली हुई है। देखिए, जब पतंग करती है तो बच्चे कितने तेज से कोलाहल करते हैं, और कुछ तो दौड़ पड़ते हैं उसे लूटने के लिए। तो यहाँ उनके बालमन को भी दिखाया गया है ना, कि यहाँ पे जब पतंग सामने को हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कपास की तरह कोमल और नरम लगती है, अर्थात कि इस छत से उस छत भागते रहते हैं ना। आप देखे होंगे जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो बहुत तेज भागते हैं इधर से उधर, और पतंग कोई कट के गिरती है तो और तेज उनका जो है भागना शुरू हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कपास की तरह कोमल और नरम लगती है। चाहे कितनी भी स्थितियां खराब हो, लेकिन बच्चों को बस पतंग दिख जाए, तो जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं, बच्चों को वो छत कैसी लगती है? तो बिल्कुल नरम लगती है, कपास के समान मुलायम लगती है, जिस पर वो आनंद लेते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो है हम दुनिया की चुनौतियों के सामने दुगने उत्साह और निर्भयता के साथ में, निर्भयता का भाव लेकर के और बड़े आनंद की अनुभूति के साथ में पुनः प्रयास करके सफलता को प्राप्त करने का पूरा योग करते हैं। तो यहाँ देखिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने संदेश दिया है, यहाँ पे कवि ने हर व्यक्ति को संदेश दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्नों को देखते हैं। कविता के आसपास में प्रश्नों को देखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए, है ना। तो ये आप अपने मन से इसको देख सकती हैं। मतलब उसको पतंगों को देख करके आपके मन में कैसी कैसी, तो ऊंची ऊंची उड़ाने भरने को जी करता है ना। छोटी सी पतली पतंग है, जो पतंग है वह जो है आपके मन के ऊंची उड़ानों को भी भरने के लिए उत्साहित करता है। तो आप कर्मशील, निरंतर कर्मशील बने रहिए, अपने जीवन में रंगीन सपनों को सजोते रहिए। ये सब आप अपने मन से कर सकते हैं। ये मैं अपने भाव स्पष्ट कर रही हूँ, बाकी आप लोग भी अपने अपने भाव स्पष्ट कर सकते हैं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लक्ष्य से क्या संबंध है? तो ध्यान रखिएगा कि रोमांचित शरीर का संगीत शरीर को रोमांचित कर देता है, शरीर की जो सक्रियता है वह बढ़ा देता है, अर्थात कि शरीर में जब रोमांच होता है तो उस समय हम
और तेजी से उत्साहवर्धन अर्थात कि उत्साह के साथ में अपने चैतन्य अवस्था में जो है जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ सक्रिय सक्रिय कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जीवन में चेतना शक्ति का विकास संगीत के माध्यम से ही संभव है। आप देखिए, जो लोग बहुत बोलते हैं कि मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है ये वो, तो उनको आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको जो है सामान्यकृत वो यही कहेंगे कि अपने घर का वातावरण बहुत ही शांतमय बनाइए और अपने अगल बगल अच्छे संगीत का जो है एक परिदृश्य बनाइए, जिससे आपके मन में मतलब आपको खुशी मिल सके। तो ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। महज एक धागे के सहारे, अगले प्रश्न को देखिएगा, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे बच्चों के हाथ में थमी पतंगे आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं, वैसे वैसे बाल सुलभ कल्पनाएं भी निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ती जाती हैं। बच्चों का जो बाल सुलभ कोमल मन है वो दूसरे बच्चों की पतंगों को काट कर खुशी में झूम उठता है, किलकारियां मारता है, सीटियां बजाता है। इसी प्रकार जब बच्चों की कोई इच्छा पूर्ण होती है तो उन्हें जो खुशी मिलती है उस खुशी को पा करके वो झूम उठते हैं, नाच उठते हैं, है ना। ये हम कर सकते हैं, यहाँ चर्चा करने की बात हो रही है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, द्विजदेव, मैथिली शरणगुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करें। पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन उन उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विभिन्न प्रकार से जो है रचनाएं की गई हैं और ये आपको मतलब ज्ञानवर्धन के लिए है, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए है कि हर कवि जो और कवि लोग हैं वो किस किस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन करते हैं। और आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके जीवन में जो है शरद ऋतु जो है क्या मायने रखती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शरद ऋतु का आगमन जो है बहुत ही महत्वकारी है। वर्षा ऋतु के उपरांत शरद ऋतु का आगमन हमें उत्साहित एवं रोमांचित कर देता है। शरद ऋतु में यद्यपि हम ठिठुरते भी हैं लेकिन हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। गर्म वस्त्रों के द्वारा जो है हम गर्मी का एहसास कर पाते हैं। पौष्टिक आहारों से अपना पोषण करते हैं। इसी ऋतु में विभिन्न प्रकार के खाद्य फल सब्जियां हमारे मन को भाती हैं, इसीलिए वह शरद ऋतु कहलाती है। ये मैं अपने भाव को स्पष्ट कर रही हूँ। और ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु में मनाए जाने वाले क्रिसमस, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पर्व हमें आनंदित करते हैं। धीरे धीरे बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। धान की फसल का रोपना किसानों को खेतों की ओर मोड़ देता है। ग्रामीण स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध और बच्चे अपने अपने खेतों में धान की फसलें रोपने में मस्त हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि इसमें जो है दिसंबर से सर्दी का आगमन हो जाता है, जहां मन को खुशी प्रदान मतलब खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार जो है यह हमारी कविता जो है, हमारी रचना जो है, आलोक धनवा जी की जो रचना है ये यहीं समाप्त होती है। और आप लोगों का और जो जो प्रश्न है वो आप लोग और स्पष्ट करते रहिए। आप लोगों के प्रश्नों की प्रतिपुष्टि हम कर रहे हैं। स्पष्ट करिएगा अपने अपने प्रश्नों को आप लोग। इसी के साथ अब हम अगले कविता में मिलेंगे।